नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। उत्तर प्रदेश की हवा बदली बदली सी नज़र आ रही है, या कहें कि बदल गई है। इस हवा के साथ जनता का मूड भी बदला है या नहीं, लेकिन अभी बदल रहा है। पिछले कई हफ्तों में लगातार जो एक तरह का सेंटिमेंट है, जो पूरे राज्य की भावना है, वो बदली हुई सी लग रही है। लेकिन कई बार ये कहा जा रहा है कि क्या ये कल्ट पर चुनाव होने जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव। लेकिन ऐसा लगता है कि ब्लैक एंड वाइट के अलावा जो सच्चाई है वो ग्रे एरिया में है। यानी कि सिर्फ ये दो बड़ी पार्टियां नहीं, बल्कि छोटी छोटी पार्टियां बेहद बड़ा किरदार, अहम किरदार निभाने जा रही हैं। ओपी राजभर जी मेरे साथ मौजूद हैं, बीएसपी नहीं एसबीएसपी पार्टी के। वो पिछले कई, हम देख रहे हैं, टेन्योर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी प्रभावी रहे हैं। ये छोटे छोटे नए ऐसे समूह हैं जो अपनी जो जातीय पहचान है उसको लेकर आगे आते हैं और अपनी लोकतंत्र में जगह तलाश करने की कोशिश करते हैं। पिछली बार 2017 के चुनाव में राजभर जी बीजेपी के साथ गए थे, इसलिए मैंने कहा कि ये बदली हवा को भांपते हुए क्या इस बार ये समझ गए हैं कि हवा किस तरफ बह रही है और इसीलिए समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। राजभर जी, आपने बिल्कुल आखिरी वक्त तक एक तरह से लोगों को असमंजस में रखा कि आप इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। नहीं, लोग समझ नहीं पाए राजभर को। राजभर तो 3 साल पहले ही बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करूंगा। 3 साल पहले मैंने बता दिया था। अब उसको लोग नहीं मानते तो हम घुमाते रहते थे। और राजनीति में या किसी चीज़ में समय पे सब कुछ होता है। तो अब चुनाव का मूड जनता ने बना लिया कि अब चुनाव पे चर्चा होनी चाहिए। तो राजभर जी अब किधर? तो जब सवाल आने लगा जनता से कि राजभर जी किधर, आप लोगों की भी तरफ से कि राजभर किधर, तो फिर हमने भी तय किया कि राजभर समाजवादी पार्टी की तरफ तय कर दिया। और जनता बदलाव चाहती है। मैंने कई नब्ज टटोला जनता की। देखिए, एक बड़ा वोट है जो बदलाव करता है। चाहे जिस दल के साथ जाता है उस दल की सरकार बनती है। वो वोट पर इधर हम 5 साल से फोकस कर रहे हैं। जिसका नाम कोई नहीं जानता है, अर्कबंसी, बंजारा है, बहेलिया है, खंघार है, बारी है, बियार है, कश्यप है, कोई नाम नहीं जानता इनका। किसी दल के नेता से, बड़े नेता से पूछिए, इनकी आबादी 40,000, 50,000, 60,000, 30,000, 20,000, 15,000 एक एक विधानसभा में है। इनका सबका जोड़ देंगे तो 42% वोट है। इसी वोट के सारी पार्टियां सत्ता में जाती हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, कश्यप है, बिंद है, निषाद है, माझी है, मझवार है, तुरहा है, तुरैया है, सिख है, ईसाई है, जैन है। तमाम ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके विषय में कोई नहीं सोचता। हम 5 साल से उन्हीं के बीच में हैं। और उनकी जो सुगबुगाहट या उनके तरफ से जो मुझे सुझाव मिला कि सरकार को बदलना है और आप समाजवादी पार्टी के साथ चलिए, तो मैं उनसे सवाल किया कि क्या आप समाजवादी पार्टी को वोट दोगे? कहें आप जिधर चलोगे उधर हम चलेंगे। तो चूँकि उनको ये विश्वास हो गया है कि जब मैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के सवाल पे सदन में जब मैं इस्तीफा दिया तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर इस्तीफा दिया था, जिसको लोग नहीं समझ पाए। उस समय तो हमारे लोग भी नाराज़ हुए, कुछ हमारे समर्थक भी नाराज़ हुए। लेकिन मैंने कहा नहीं, हम आपके लिए आए हैं, यहाँ मंत्री बने हैं, तो अगर हम आपकी लड़ाई में असफल हैं तो फिर हम इनके साथ क्यों रहें। तो मैंने जब इस्तीफा दिया उसके बाद फिर जब मैं उनके बीच में गया, जब उस बात को बताया तो लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा कर दिया। उसके बाद सदन से लेकर सड़क तक खुलेआम मैं उनके बीच की उनकी बात, सदन में जब मैंने बंजारा की बात किया, कश्यप की बात किया, मैंने आरक की, अर्कबंसी की, खंघार की बात किया, तो बड़े बड़े नेता हमसे पूछते थे कि ये कौन जाति है, कहाँ है ये। अब सोच लीजिए कि इतनी बड़ी आबादी जिसकी हो, आज कश्यप की बात मैं करूं तो आपके हरियाणा से लगायत मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक ये जिधर जाएगा उधर सरकार बदलेगी। बहुत दिलचस्प आप बातें कह रहे हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं आप। हैरानी ये होती है मुझे कि जब भाजपा और राष्ट्रीय मीडिया ये कहते हैं कि देखिए वो जातियों का दौर गुजर गया, जातिवाद का दौर गुजर गया, अब कोई जातिवादी नहीं है, सब हिंदू हैं। यानी कि बहुसंख्यक जो हैं सबको एक ही हम छाते में लेकर आएंगे। उसमें आप छोटी से छोटी जाति को निकाल के ला रहे हैं। मैं ज़रूर इसमें सवाल पूछूंगी आपसे कि इसके मायने क्या हैं एक लोकतंत्र में। लेकिन आप ये भी समझिए कि इस पार्टी का जो बैकग्राउंड है, सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव, जो कि श्रावस्ती से उनका संबंध बताया जाता है, मध्यकालीन एक नायकों में से एक रहे
उनके नाम पर ये पार्टी बनी है और करीब करीब अगर सेंसस के हिसाब से देखें तो 3% उत्तर प्रदेश की आबादी। लेकिन जो राजभर जी हैं और इसके अलावा इनकी पार्टी के दूसरे नेता और इस समुदाय के दूसरे लोग कहते हैं कि हम 4 से 5% हैं। तो आप इसको छोटा नंबर करके मत आंकिए। राजभर जी, ऐसा कैसे संभव है कि आप 4 सीटों के साथ आपका कद इसलिए बड़ा बना हुआ है? जैसे मैंने कहा कि हवा का अंदाज़ा आपको ज़रूर हुआ, लेकिन 4 सीटों पे राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा हो रही है कि राजभर किधर जाएंगे? 400 में 4। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने समुद्र को तालाब समझ लिया, समुद्र को ये तालाब समझ लिया। ये कहने लगे कि हमारी वजह से राजभर जी जीत के आए हैं, ये कहने लगे। तो मैं इस्तीफा दिया और कहा कि अब जब समुद्र में तूफान उठेगा तब आपको समझ में आएगा। तो मैंने इन छोटी छोटी जातियों को, आज जो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं लोग ना कि जातिवाद नहीं, ये जातिवाद है वैसे जो आप छोटी, नहीं, क्योंकि पिछड़ों ये की जाति तो मैंने नहीं बनाई। नहीं, तो मैं कह रही हूँ कि भाजपा तो ये कहती है कि पिछड़ों की राजनीति जो करता है वही जातिवादी है। नहीं, वो अगड़ों की राजनीति करे। नहीं, अगर वो अगड़ों की राजनीति करते हैं तो जातिवाद नहीं है। हम पिछड़े अगर जाति के इकट्ठा करके जातियों को लाभ दिला रहे हैं तब जातिवाद है। नहीं, अगड़ों की राजनीति राष्ट्रवाद है। नहीं, हाँ, ये हम आपकी बात से सहमत हैं, हम इससे सहमत हैं कि ये वो कह सकते हैं। जातिवाद का जो मुहर लगती है हम लोगों के ऊपर, छोटे छोटे जो हम लोग पार्टी बना के हैं, अभी देश की सियासत की बात अगर करें तो 24 मिनिस्टर बनाए गए, ये चुनावी मंत्री बनाए गए। 2 साल तो नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश 5 राज्यों में जब चुनाव आया तो चुनावी मंत्री बना दिया गया। और 24 में क्या चिल्लाया गया कि हमने प्रजापति को बनाया, हमने पाल को बनाया, पटेल को बनाया, यादव को बनाया। जाति गिनाने लगे, किस जाति का, इस जाति का, इस जाति का। जातिवाद नहीं हुआ। अभी यूपी में क्या हुआ, हम ब्राह्मण को बना दिया, हमने राजपूत को बना दिया, हमने फलाने को बना दिया। तो यहाँ भी चुनावी मंत्री बना दिए, चुनाव तक न रहेंगे। 2022 के बाद तो लोग को विदाई हुए क्या, चुनावी मंत्री। हाँ, चुनावी मंत्री इनको बनाया गया है। तो ये चुनावी मंत्री लोग कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ जाएंगे? जनता के मंत्री नहीं, जनता के मंत्री नहीं। अगर ये जनता के मंत्री पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जनता के मंत्री होते तो इनकी जबान होती। ये गूंगे बहरे लंगड़ा लूज हैं, ये लोडर हैं, लोडर। 69,000 शिक्षक भर्ती, 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का लूटा गया। एक भी भारतीय जनता पार्टी का पिछड़े का नेता जबान नहीं खुली। एक भी दलित समाज का नेता जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का नेता है, 22.5% रिजर्वेशन, 69,000 शिक्षक भर्ती में लूटा गया, एक की जबान नहीं खुली। तमाम चाहे पिछड़े दलित के ऊपर अत्याचार होता है, जुल्म जाति होता है, तो ये जानते क्या है, ये गांधी जी के 3 बंदर। समाज कहता है कि अत्याचार हो रहा है तो कान में अंगुली ना लेते हैं। समाज कहता है तुमको दिखाई नहीं देता, ये घटना हो रही तो आंखें बंद कर लेते हैं। जब समाज कहता है कि बोलो तो जबान मुंह बंद कर लेते हैं। ये ऐसे ऐसे नेता पाले गए हैं। आप बताइए, मुझे तो आश्चर्य है कि कम से कम हम सीना ठोक करके बोलते हैं। हमारे डिप्टी सीएम जी हैं और डिप्टी सीएम को स्टूल पर बैठाया जाता है पिछड़े के होने के नाते, वही सोफा लगता है सामान्य वर्ग को। क्या अपमान नहीं है पिछड़ों का? देखिए, हमने तस्वीरें देखा तस्वीर ना। वही स्वतंत्र पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। इतनी गरिमा गिर गई हमारे पिछड़े समाज की, उसको फाइबर की कुर्सी पे बैठाओगे और तुम लोग सोफा पे बैठोगे, यही उसकी इज्जत है। इस नाते रखे हो पाल के लोडर। इस नाते ओम प्रकाश राजभर कहता है तुम लोग लोडर हो। अगर मैं होता तो उठा कर स्टूल मारता, वहीं खबरदार। मेरा जो झगड़ा था इसी बात का था। लेकिन ये अंदाजा 2017 में नहीं था आपको? भाजपा की राजनीति कोई नई तो नहीं है? नहीं, 17 के बाद से शुरू हुआ। जब मैं पहली कैबिनेट में गया तो मैं, चूंकि स्वाभाविक है कि अब आप उस बिरादरी से आती हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन सच्चाई यह है, किसी बेटी की शादी जब होती है, जब वो अपने ससुराल जाती है तो पहले वो समझ ही नहीं पाती है कि कौन सास है, कौन ननद है, कौन जेठान है। पहले तो 1 दिन 2 दिन उसको समझने में लग जाता है। जब वो समझ लेती है तब उसके बाद वो अपने सबकी सेवा सत्कार या जिस तरह का परिवार होता है उस तरह का कल्चर शुरू करती है। तो उसी तरह 1 दिन 2 दिन तो 1-2 कैबिनेट में तो हमने समझा कि यहाँ क्या होता है। पहली बार आए थे, जब दूसरी बार देखा कि यहाँ तो पिछड़ों के साथ धोखा, दलितों के साथ धोखा, अल्पसंख्यक के साथ धोखा, खाली वही कि लेकर नाम नसीबों का और चूसा खून गरीबों का, यहाँ तो वही खेल हो रहा है। तो मैंने शुरू कर दिया कि ना, ये नहीं होगा। तो हमने अंदर पंगा शुरू किया, उसके बाद बाहर आ गए। आपने देखा कि पहली बार देश की आज़ादी के बाद पहली बार एक मंत्री अपने मुख्यमंत्री से बराबर लड़ता रहा, पहली बार। और दूसरी बार आपने देखा कि एक समय था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कैबिनेट मंत्रिमंडल से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकार को जब कांग्रेस लूट रही थी, नहीं दे रही थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया। फिर मैंने उनके चिन्हों पर जब देखा कि ये इन्होंने किया
तो मैंने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए लुभावने लुभावने नारे तो करती है, लेकिन हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ वही रह सकता है जो लोडर है, जो इनके जूते का पालिश कर सकता है, वही रह सकता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर यहाँ नहीं रहेगा, मैं इस्तीफा दे दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो आजकल जिस तरह की रिसर्च हम देख रहे हैं कि भाजपा ने जो पिछले 7 साल में देश की राजनीति तो बदली ही है, नेशनल डिस्कोर्स जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय विमर्श, वो भी बदला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी, जो पिछड़ी जातियां हैं, जिस पर आप भी लगातार लड़ते रहे कि हमें रिजर्वेशन का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। आपने कहा कि एक तरह से हम देखें बिहार के मॉडल पे, जैसे उन्होंने महादलित बनाए नीतीश कुमार जी ने, आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी मोस्ट बैकवर्ड बनाया जाए, ये आपकी मांग है। तो पहली बात तो मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि क्या इसके लिए माहौल है कि आप 5 साल में इधर नहीं करा पाए तो इधर आप करेंगे। लेकिन दूसरी अहम बात जो है वो ये कि अंग्रेजी में एक शब्द होता है संस्कृताइजेशन, या हम कह लें भगवाकरण, कि जो पिछड़ी जातियां हैं, खासकर आपकी भी जाति का हम जिक्र करें, और जिन जातियों का आप जिक्र करें जो छोटे छोटे 50,000 1 लाख लोग हैं, उनका भगवाकरण हो गया है और उनको अब बीजेपी को राजभर जी जैसी की ज़रूरत नहीं है। वो मंदिर के नाम पे सबको इकट्ठा कर ले रहे हैं, एक ही छाते में ले जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मंदिर भाजपा ने नहीं बनवाया, भाजपा ने आदेश नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, न कि भाजपा का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो 14 लोगों का ट्रस्ट बना, 14 लोगों के नाम से, कि 14 लोगों को मिला के एक ट्रस्ट बनेगा। अब आप आ जाइए, जातिवाद देख लीजिए। भगवान राम का वंशज क्षत्रिय, मान लीजिए, हम तो पिछड़े में आते हैं, उनके वंशज नहीं हैं। जैसा कि हमारे योगी जी बताते हैं कि हनुमान जी दलित थे, उन्होंने ही मध्य प्रदेश में भाषण दिया था। हम नहीं बोलते हैं, उन्हीं की भाषा बोलते हैं। तो पिछड़े, जब भगवान राम के वंशज को उस ट्रस्ट में नहीं रखा गया, तो फिर अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिन मला, इनको काहे को रखेंगे, इनको काहे को रखेंगे उसमें। 14 में एक भी पिछड़े समाज का बेटा उसमें ट्रस्ट में नहीं है, दलित समाज का बेटा नहीं, तो छुआछूत के दायरे में आता है। हम तो बड़ा माथा ठोकते हैं कि महाराष्ट्र के हमारे कैबिनेट मंत्री हैं अठावले जी, एक मंच पे सामान्य वर्ग के लोग खड़े होते हैं, वो भी बेचारा खड़ा होता है, मंत्री है, तो उसका हाथ भी नहीं लोग पकड़ते हैं। देखा होगा फोटो आपने। ये लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये क्या उद्धार करेंगे समाज का? नहीं तो राजभर जी, ये बात आपको समझ में आती है, ये बात मुझे समझ में आती है, मैं पत्रकार हूँ, दूर से चीज़ों को देखती हूँ, लेकिन क्या ये बात पिछड़ों को समझ में आ रही है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, वो तो ये कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हम सब इसमें फौजी हैं, हम सैनिक हैं। आपको बता दूं, हमसे आपसे ज्यादा वो समझते हैं, हमसे ज्यादा वो गंगा वाले समझते हैं जो अनपढ़ हैं। अच्छा, हमरे बिरादर के तू स्टूल देत हुआ, हमरे बिरादर के तू फाइबर कुर्सी देत हुआ, तू सोफा पर बैठ हुआ, हमरे बिरादर का तू अपमान करत हुआ। कलराज मिश्रा ने जिस दिन केशव मौर्य का हाथ पकड़ने से इनकार कर दिया, देखा होगा फोटो आपने, ठीक है। उस दिन मैंने कई मौर्य बस्तियों में इसे टटोला के देखे क्या इसका रिएक्शन है। तो वहाँ ये बात पहुँच गई थी। जब मैं बैठा, पानी नहीं पिया, जब राजनीति की बात शुरू किया तो हमने जाना कि ये लोग तो बीजेपी कोड दिए हैं। हम कहा भाई आप लोगों ने तो बीजेपी कोड दिया है और बड़ा इज्जत है। तुरंत उन लोगों ने कहा कि यही इज्जत है, हमारे समाज के नेता को हाथ भी छुआ जा रहा है, हम छुआछूत हैं, हम कोई बिरादरी के हैं, हम शाक्य सैनी, हम अशोक सम्राट के वंशज हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, ये हमारे साथ हो रहा है भाजपा में, आप क्या बात करते हैं नेताजी? हमके तो काहे कोड दिए, कहे अब हमें लेवे हमके क्यों नहीं दोगे? कहे अरे हमने वोट मुख्यमंत्री बना बदल दे रही, जितना पिछड़ा वोट दिए थे भाजपा को मुख्यमंत्री बनने के लिए, यही क्या किए, उत्तराखंडी ला करके यहाँ मुख्यमंत्री बना दिए और केशव मौर्य को शिखंडी बना दिए। क्योंकि एक बात की तारीफ तो आपको भाजपा की करनी पड़ेगी, छुप के नहीं करते हैं, जैसे स्टूल लगाने वाली बात हो, या उनको पता है कि उन्हें कौन सी पॉलिटिक्स करनी है। पिछड़ी जातियों के नेता हो सकता है कंफ्यूज हो जाते हों, लेकिन इनको अच्छी तरह पता है कि हमें अगड़ी जातियों की हमें पॉलिटिक्स करनी है, हमें राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स करनी है। तो लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या ये राष्ट्रवाद बनाम जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी, क्या उत्तर प्रदेश में ये अभी बरकरार है, या फिर राम प्लस राशन इज इक्वल टू बीजेपी? देखिए, बीजेपी के सारे फार्मूले, चाहे राम हो, चाहे राशन हो, चाहे उनके राष्ट्रवाद हो, जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। जिस घर में जब वो गैस सिलेंडर खरीदने लेने जा रहा है तो 400 में जब लेता था तो आज 1000 में लेने जा रहा है, तो गाली देते हुए जाता है, तब भी लेके आता है, तब भी गाली देते हुए आता है। क्या नहीं दो चुनाव हम बता रहे हैं। जो सरसों का तेल मैं देखा हूँ, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था
तो मैं देखा था तो लोग 2 रुपया लेके जाते थे परचून की दुकान पर, 8 आना का तेल, 8 आना का आलू, 8 आना का मिर्चा, 8 आना का मसाला, सब्जी का काम हो जाता था। आज 50 रुपए सरसों तेल को बढ़ा के 200 कर दिया है बीजेपी ने ना। लेकिन मुफ्त राशन भी मिल रहा है, अरे एक बार मुफ्त राशन नहीं, 2-2 3-3 बार अरे मिल रहा है। पता लगा कि यही का धोती वही का छोड़ के पगड़ी बांध दे रहे हैं। भाई 400 में आप 600 रुपया तो ले रहे हो सिलेंडर पर, तो उसी का राशन दे रहे हो। पेट्रोल पर आप ले रहे हो 60 रुपया से बढ़ा के 100 किए हो, 40 ले रहे हो, उसी को दे रहे हो। आप सरसों के तेल पर 50 से 200 के पार किए, उसमें से जो आप 150 रुपया ले रहे हो वही तो दे रहे हो। तो पगड़ी छोड़ करके हमारे सर पे बांध रहे हैं। अभी स्कूल खुल गए हैं और स्कूलों में जो बच्चों को यूनिफॉर्म, किताबों के लिए जो किताबें यूनिफॉर्म दिया जाता था, अब पेरेंट्स के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं। भाजपा को पता है कि वो क्या कर रही है? नहीं पता है, उसको भी पता होगा। और ये कोई गैर संवैधानिक, गैर कानूनी भी नहीं है जो वो कर नहीं, रहा वो पता है, वो इनसे ज्यादा समझदार वो है। जब वो 1100 रुपया लेके गया अपने बच्चे को कपड़ा खरीदने के लिए, जैकेट खरीदने के लिए, तो पैसा खत्म, जूता नहीं मिला, मोजा नहीं मिला, गंजी नहीं मिला, स्वेटर नहीं मिला। अब वो गरिया रहा कि अच्छा 1100 दे ले हुआ तू आवा। ये हाल है। मैं गांव की बात बता रहा हूं, जिनके खाते में पैसा भेजे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम रिश्वत दिए हैं। गाँव वाले बहुत चालाक हैं। हमसे तो कई अनपढ़ लोग कहे जो अशिक्षित हैं कि बाबू ये भाजपा का नेता मिलता तो ओके, हम 1100 रुपया दे तो लिया जाए बाजारे में कि चल तक खरीद के दिखाओ। ये गांव के लोग कह रहे हैं। ये जितना भी कर रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस समय एक तरह से ये मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अभी आपने अमित शाह जी के बयान को देखा, ये कह रहे थे, भाषण दे रहे थे एक जगह कि जब रावण मृतशैया पर पड़ा था तो भगवान राम ने दशरथ को भेजा। पूरा रामायण उलट दी है। तो ये क्या बोल रहे हैं, इनको खुदा नहीं समझ में आ रहा है। अभी अभी गए थे, सौगात दे रहे हैं बुंदेलखंड को। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना का बांध है और उसको दिखा रहे हैं कि हम दे रहे हैं यहाँ बुंदेलखंड में। ये बंगाल की सड़क, अमेरिका की फैक्ट्री अपने दिखाते हैं कि ये हमारा एडवर्टाइज में दिखाते हैं कि ये मैंने बनाया है। अरे इतना आज विज्ञान इतना आगे है कि कुछ डालो तुरंत बता देगा कि कहाँ का है। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे विपक्ष के पास, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा। पहला था कि कोरोना का जो कुप्रबंधन रहा, मिसमैनेजमेंट रहा, जिसकी पूरी दुनिया में थू-थू हुई। मतलब यहाँ की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जो बदतरीन हालात रहे उनमें उत्तर प्रदेश भी एक शामिल है स्टेट। इसके अलावा दूसरा बड़ा मुद्दा था किसान आंदोलन। अगर आप जाएं तो राष्ट्रीय मीडिया ने खासकर, जो बहुत प्रभावी है, आप उसे राइट ऑफ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जो शाम में बहस हो रही है टीवी चैनलों पर आप उसे नज़रअंदाज कर देंगे। वो ये कह रहे हैं कि देखिए कोरोना ख़त्म हो गया, अब किसी को याद नहीं है, चाहे मैं गांव गई, लोगों को कॉम्पेंसेशन मिला हो या ना मिला हो, यानी जिन लोगों के परिवार के लोग गुजर गए, जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो ये कह रहे हैं कि वो भी भूल गए। यूनेस्को का सर्टिफिकेट लगता है कि योगी जी को मिल जाएगा, नरेंद्र मोदी जी का सर्टिफिकेट तो मिल गया है कि सबसे अच्छा उन्होंने प्रबंधन किया कोरोना का। तो ये मुद्दा आपके हाथ से निकल गया। दूसरा बड़ा मुद्दा देखिए किसान आंदोलन, जो लग रहा था कि ये काफ़ी डेंट लगाएगा वोट में, लेकिन अब मोदी जी जो इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, किसी की बात नहीं मानते थे, वो झुक के उन्होंने किसानों के सामने और तीनों कानून वापस ले लिए। आपके पास मुद्दा ही क्या बचा? ठीक बात है। कोरोना में जिसके घर का, जिस परिवार का व्यक्ति कोरोना में ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में मरा है, वो भूल जाएंगे। जो परिवार ऑक्सीजन को लेकर के अस्पताल पे छटपटा रहा था, वो भूल जाएगा। बांदा से बलिया तक गंगा जी में लाशें तैर रही थी, वो भूल जाएगा। और कोरोना में पूरे प्रदेश की जनता जान रही थी कि हमारा मुख्यमंत्री बंगाल में वोट मांग रहा है, यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत, बेड की ज़रूरत, वेंटिलेटर की ज़रूरत। तो हमारा मुख्यमंत्री बंगाल में वोट मांग रहा था, हमारा प्रधानमंत्री बंगाल में वोट मांग रहा था, देश कोरोना से जूझ रहा था, ये वोट के लिए जूझ रहे थे। ये जनता भूली नहीं है। गांव में जाने के बाद खाली नाम लीजिए कोरोना, जिसके घर परिवार के लोग मरे हैं, तो अगर उनका बस चले तो हम लोगों को मार के खदेड़ दें। तो वो कहेंगे बीमारी है, इसमें सरकार का क्या लेना देना, पूरी दुनिया में बीमारी आई, हमारे यहाँ सरकार का काम क्या होता है? व्यवस्था देना। ऑक्सीजन प्लांट 17 लगाने के बाद इन्होंने ठेका किसको दिया? गुजरात को। पैसा भी अलाट हो गया, वो भाग गया। ये पूरे देश में गुजरातियों ने कब्जा कर लिया है भाजपा में। आप देखिए, गृह मंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सब के सब गुजराती हो गए हैं। ये पूरे देश को लूटने आए हैं, ये बिभनिया सब हैं। ये देश पे धंधा कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। जितने बड़े बड़े ठेका पट्टा है, सब के सब गुजराती। जितना देश में कर्जा माफ हुआ, सब गुजराती हो सकता है योग्य लोग हों गुजरात के।
कर्जा लेने वाले योग्य तो नहीं हो सकते, भगोड़ा हो सकते हैं, योग्य नहीं हो सकते। योग्य वो किसान है, गरीब है, कमजोर है। अगर वो मुर्गी जिलाने के लिए, गाय जिलाने के लिए, भैंस जिलाने के लिए लोन लिया तो ईमानदार है, वो बैंक में पैसा जमा करता है, वो कोशिश करता है कि हम सरकार का पैसा, मेरा पैसा है, सरकार को, देश को आगे बढ़ाने के लिए वो पैसा जमा करता तो है। कोरोना मुद्दा है, आप ये कह रहे हैं? 100% आप गांव जाते हैं तो लोगों को याद है। वो ये झूठ बोलते हैं। जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है, जितने भी लोग हैं सबको ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम झूठ बोलो, सच को 100 बार बोलो कि वो झूठ हो जाए, ये इनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब आइए किसान पर आपने सवाल किया, अब आप बताइए, 50,000 किसानों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है, 700 से ऊपर लोग शहीद हो गए हैं किसान। जो किसान मर गया, अगर ये बहुत ईमानदार थे, कानून वापस करना था तो पहले क्यों नहीं कर लिए? जितने भी दल के लोग हैं, किसी दल के, भाजपा को छोड़ के, जिन लोगों ने किसानों के समर्थन में आवाज लगाई, उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया। अभी ये जो अपराधी को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, अभी इनके गृह राज्य मंत्री, उनका बेटा, जीप चढ़ा के 4 किसान, 1 पत्रकार, उसके बाद फिर जो है 9 लोगों की डेथ हो गई। क्या ये लोग जनता भूल गई है? ये भूलवाने की कोशिश करती, भारतीय जनता पार्टी भूलवाने की कोशिश करती है। नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कभी कुछ वापस नहीं लिया, कोई फैसला, वो कहते हैं हम एक बार कह देते हैं तो उसके बाद हम पीछे नहीं हटते, किसानों के आगे झुक गए वो। उनकी बात का कौन सा वैल्यू है? लेकिन किसानों का मन नहीं, पसीज रहा वो होगा। दुनिया के सामने झूठ बोलते हैं, देश के सामने झूठ बोलते हैं, हम लोगों के सामने झूठ बोले हैं। उन्होंने कहा, वही कहे थे ना कि 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देने की बात वही कहे थे, महंगाई कम करने की बात वही कहे थे। भारत को जो सोने की चिड़िया बनाने के लिए आए कि हम भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, और देश के लोगों ने वोट दे दिया तो विश्व गुरु बनाने लगे। विश्व गुरुओं नहीं बना पाए तो कहें आत्मनिर्भर हो जाओ, जाओ तुम मरो चाहे जियो, हमसे मतलब नहीं है, यही तो कह दिए। और आज वो किसानों का ये तो कह रहे हैं कि हम वापस कर लिए। इन्हीं का राज्यपाल कलराज मिश्रा जी कह रहे हैं कि चुनाव बाद हम कानून लाएंगे। इन्हीं का मिनिस्टर बिहार का कह रहा है कि हम कानून ले आएंगे। इन्हीं का मंत्री एक साक्षी महाराज कह रहा कानून ले आएंगे। तो पहले तो ये तय हो कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, कि साक्षी झूठ बोल रहे हैं, कलराज मिश्रा झूठ बोल रहे हैं, कि बिहार का उनका मंत्री कौन सही बोल रहा है। और कानून वापस जबान से नहीं होते हैं, वहां लोकसभा विधानसभा के अंदर वहां कानून वापस होता है। इनकी बात पर जनता विश्वास अब नहीं करने वाली। हैरानी की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद है, उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में ये बात कही। खैर, आखिरी सवाल अब आपसे मैं ये पूछ रही हूँ, आप नेता हैं, आपका काम है चुनाव लड़ना, आप जाहिर है लड़ेंगे, लेकिन मुझे एक रियलिस्टिक असेसमेंट आप दीजिए, एक अंदाज़ा मुझे लगा के बताइए, क्या वाकई आपको लगता है कि जब एक तरह से हिंदुत्व की ये पूरी आंधी, राष्ट्रवाद की इस पॉलिटिक्स में छोटी छोटी जातियों के नेता मिलके चुनाव हरा देंगे? हज़ारों करोड़ का देखिए आप पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा हो रहा है, थोड़ा तो सोच के बताइए ज़रा। मध जो है एक छत्ता लगाती है, छोटे छोटे जानवर होते हैं, मध जानती है ना, मध। उस मध में अगर कोई चक्का मारता है, ढेला मारता है, तो मध ढेले पर नहीं टूटती है, कहाँ टूटती है? व्यक्ति के ऊपर जो ढेला मारता है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े समाज के ऊपर कुठाराघात किया है, पिछड़ों के साथ धोखा किया है, पिछड़ों को आगे करके वोट लिया है, पिछड़ों को सीएम बनाने की बात करके वोट लिया है। हम तो चुनौती देते हैं, भारतीय जनता पार्टी में दम हो, पिछड़ों का वोट लेने के हकदार हो तो आवे मुख्यमंत्री पिछड़ी का घोषित करें। ये अगर दमदार हैं, मर्द हैं, तो घोषित करें कि पिछड़ों का वोट चाहिए, पिछड़ों का मुख्यमंत्री घोषित करें। कहां प्रधानमंत्री? 15 साल पहले का थे, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुए हैं, पर मुख्यमंत्री थे, तो आरएसएस के लोगों ने बड़ी बारीकी से इनको पिछड़ी जाति में शामिल किया गुजरात में। अगर ये पिछड़ी जाति में आते, तो गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण 72 घंटे में दे दिया। पिछड़ी जाति के हैं, अगर ये वास्तव में पिछड़ी जाति के हैं तो ओम प्रकाश राजभर कहता है आपके माध्यम से कि 52% आबादी हमारी 2011 की जनगणना में है, हम 62% हो गए हैं, हमको भी 52% आरक्षण दो 72 घंटे में, तब मैं मानूं कि आप पिछड़ों के हो, हमारा शोषण कराते हो। अभी एक नहीं, आप अगर हम कोई एक चीज गिना दूं, अभी इधर तो दिए 12 रुपया डीजल में कम किए, 12 रुपया कपड़ा पर टैक्स बढ़ा दिए। क्या मालूम है गरीब को? किसी को क्या पता है? वो जाएगा खरीदने तब ना उसको पता लगेगा। ये ऐसा मुरेर के पकड़ते हैं, कान पकड़ते हैं लेकिन उलट के पकड़ते हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में झूठ बोलने वाला 1 नंबर का कोई नेता है तो उसका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। दूसरे नंबर का झूठा कोई है तो योगी आदित्यनाथ। ये भाषण दिया गोरखपुर में, 40 लाख लोगों को नौकरी दे दिया। 1.5 महीना बाद अम्बेडकर नगर गए, 25 लाख लोगों को दे दिया। अब क्या कह रहे हैं, 4.5 दिए।
पोस्टर्स भी लगा दिए हैं। चलिए, आप कह रहे हैं मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार दिया है। अब देखते हैं कि मधुमक्खियां किस तरफ जाती हैं, ये भी देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका द वायर से बातचीत थैंक के यू लिए। आपको। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है, बदलाव के लिए मन बना चुकी है। ना इनका राष्ट्रवाद चलेगा, ना हिंदुत्व चलेगा, ना मुसलमान चलेगा। सिर्फ चलेगा तो जातिवार जनगणना चलेगा, घरेलू बिजली का बिल माफी का चलेगा, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा चलेगा, प्रदेश में अमन चैन चलेगा, गरीबों को फ्री इलाज चलेगा। ये गरीब चाहता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, तब मजा आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।